हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने मध्यकालीन भारत मिडिएवल हिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये सारे टॉपिक्स देखे। ठीक है, महमूद गजनी के बारे देखा हमने, और फिर भारत पर अरबों का आक्रमण किस तरह से हुआ, किसने किसने किया, है ना, कौन कौन से राजा रहे उस समय, ये सारा हमने देखा। फिर मोहम्मद गौरी, उनके बारे देखा कुछ। फिर ये सल्तनत काल देखा जिसके अंदर गुलाम वंश ना, और फिर फिर हमने खिलजी वंश देखा ना, खिलजी वंश कब से कब तक था वो देखा हमने। ठीक है, तुगलक वंश देखा लास्ट, एंड देन उस वीडियो को एंड किया था। ओके, तो आज कंटिन्यू करते हैं, उस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखेंगे सैयद वंश। देखिए, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक कर दे अगर आपको हेल्प मिल रहा हो तो। जितना हो सके शेयर करें वीडियो को, ताकि और भी लोगों को, और भी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको हेल्प मिल सके। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आपको फ्री पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सैयद वंश। सैयद वंश का कार्यकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। ठीक है, सैयद वंश का संस्थापक ख्रीज खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा, है ना। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, और एक और उपाधि रैयत ए आला थी, वो उसमें ही खुश था ना, उसने बस वही उपाधि धारण करा था। ख्रीज खां तैमूरलंग का सेनापति था। ठीक है, ख्रीज खां था कौन? तो वह तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने ख्रीज खान को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। ख्रीज खान नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। ख्रीज खान की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई थी। ख्रीज खान के पुत्र मुबारक खान ने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो इससे क्वेश्चंस भी आ सकता है कि सैयद वंश की जानकारी हमें कहाँ मिलती है ना, किसके द्वारा या कहाँ से मिलती है। तो एक पुस्तक है जिसका नाम है तारीख मुबारक शाही, उसमें हमें सैयद वंश के बारे जानकारी मिलती है ना। और इसको किसने लिखा था? तो मुबारक शाह ने। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था ना। अब देखिए, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन शाह आलम शाह था। तो इससे भी क्वेश्चंस आते ही हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करते चलो। सैयद वंश का शासन करीब कितने वर्षों तक चला था? 37 वर्षों तक। ठीक है, देखिए अब सैयद वंश के बाद लोधी वंश, लोधी वंश का आगमन हुआ। और ये कब से कब तक चला? तो 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। ठीक है, कौन था? बहलोल लोधी। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राजा की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। ठीक है, बहलोल सिक्के का प्रचलन किसने करवाया? तो बहलोल लोधी ने। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। ठीक है, अपने सरदारों को वह क्या कहकर बुलाता था? मकसद ए अली। चलिए अगला देखते हैं। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था, है ना। जैसे कि होता है ना, बहुत से राजा लोग का ऐसा होता है ना कि उनके सरदार सैनिक जो भी खड़े हैं तो वो क्यों खड़ा रहेगा, वो तो अपने सिंहासन पर बैठा रहेगा। पर इसका ऐसा नहीं था, वो उनके खड़े रहने पर खुद भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र कौन था? निजाम खान, जो 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। अब देखिए, आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने की थी। कब? 1504 ईस्वी में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। अगला है, भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया था। अब गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? ये भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। तो सिकंदर लोधी ने।
फिर है गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया, जिसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने व मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था। देखिए, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने पर रोक किसने लगाया था, है ना। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सिकंदर लोदी ने। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई थी। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा था, है ना। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उसी दिन उसका पुत्र जो है वो आगरा के सिंहासन पर बैठा था, जिसका नाम था, उसके पुत्र का नाम क्या था, सिकंदर लोदी के पुत्र का नाम इब्राहिम शाह था। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों, मुख्यतः होली में भाग लेता था। दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियां भुइया ने 1505 में बनवाई थी। अब इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि दिल्ली की मोट मस्जिद जो है सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री ने बनाई थी, ठीक है, मियां भुइया ने। कब बनाई थी? 1505 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया था। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। उसका शासन व्यवस्था कैसा था सल्तनत कालीन? तो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन था? उस वक्त सुल्तान था, और मतलब जो भी प्रशासन का मुखिया कहलाता था वो उसको क्या कहते थे? सुल्तान। और बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोधी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था, ठीक है। बार खास क्या है तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें क्या होता था बार खास में कि जो भी सुल्तान होता था वह सभी दरबारियों को, खानों को, अमीरों को और मालिकों को, सबको, जो जितने भी रईस है सबको बुलाया करता था। और बारे आजम क्या है तो इसमें सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था, ठीक है। जो भी राजकीय कार्य है उसका अधिक से अधिक भाग जो है वो कार्यों का सुल्तान पूरा करता था, ठीक है। तो ये हो गया बारे आजम और बारे खास का मतलब मीनिंग, है ना। फिर है मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। अब देखिए यहाँ मंत्रियों के नाम दिए हैं और उससे संबंधित विभाग ना वो किस विभाग में कार्यरत थे। जैसे वजीर, तो ये हो गया प्रधानमंत्री। राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था, है ना। फिर है आपका मुशरिफ है मुशालिक, तो ये प्रांतों एवं अन्य विभागों के प्राप्त आय से जो भी प्राप्त मतलब आय प्राप्त होते थे एवं व्यय का लेखा जोखा ये करता था। फिर है मुजमू आदर, ये क्या करते थे तो उधार दिए गए धन का हिसाब रखते थे। खजीन, ये लोग क्या करते थे? कोषाध्यक्ष होते थे। फिर आरिजे मुशालिक क्या होते थे? दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होते थे। फिर शद्र सुदूर क्या होते थे? तो ये धर्म विभाग एवं दान विभाग के प्रमुख होते थे। फिर काजी उल कुजात क्या होते थे? सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होते थे। फिर दरीदे मुशालिक क्या होते थे? गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होते थे। तो इस तरह से सब सारे मंत्रियों के मतलब नाम है, किस मंत्री का क्या क्या काम होता था ना, किस विभाग में वे जुड़े होते थे। सल्तनत काल में दीवाने रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। फिर विभाग दिए हुए हैं, यहाँ विभागों के नाम दिए हैं और उन्हें बनाने वाले सुल्तानों के नाम दिए हैं, ठीक है। ये भी देख सकते हो आप, जैसे दीवाने मुस्तखराज, इसको बनाने वाला सुल्तान क्या था? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। फिर दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अर्ज बलबन। दीवाने बदखान फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। दीवाने इस्तेहाक फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये सारे विभागों के नाम है, उनके सुल्तानों के नाम है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। फिर ये लाइंस उतने इम्पोर्टेंट शायद नहीं है, बट फिर भी एक बार हम रीड कर लेते हैं। दीवाने इंशा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी।
ये दूत बरीद कहलाते थे। शासक के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। ठीक है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। ठीक है। सल्तनत जो भी प्रांतों में बटे होते थे उन प्रांतों को इक्ता कहा जाता था या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुक्ति द्वारा होता था। इक्ताओं को सिकों यानी जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर है राजस्व या कर व्यवस्था ना, राजस्व व्यवस्था या कर व्यवस्था। तो इसमें देखिए सबके मीनिंग दिए हुए हैं। जैसे उश्र क्या होता था, तो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर ना, उश्र। ये भी आते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए आप। फिर एक खराज क्या होता था, तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो भूमि कर होता था उसे खराज कहते थे। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर, मुसलमानों में जो धार्मिक कर लगाया जाता था उसे जकात कहते थे। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। ठीक है, जो भी गैर मुसलमान होते थे उन पे जो धार्मिक कर लगता था वो जजिया कहलाता था। ठीक है। फिर नोट दिया हुआ है खम्स, या खम्स क्या होते थे, तो या लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था जिस पर सुल्तान का अधिकार था, और शेष 4/5 भाग उसके सैनिकों अथवा खजानों से प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने रख लिया था। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, मतलब रूल ये था उसमें कि जो खम्स होते थे वो क्या होते थे, जो भी लूटा हुआ धन है, खानों से मिली हुई खजाने हैं, संपत्ति है, उसको खम्स कहते थे। और उसका ये नियम बनाया गया था कि 1/5 भाग है बस उसे ही सुल्तान लिया करेगा, और बाकी 4/5 भाग जो है वो अपने उसे वो अपने सैनिकों में बांटेगा ना, मतलब उसे वो सैनिक लोग रखेंगे। तो मतलब किसी राजा ने ये चीज़ फॉलो नहीं किया है ना, सिर्फ तुगलक को छोड़ के ना, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने ये चीज़ फॉलो किया। बाकी सभी शासकों ने जो उल्टा किया, 4/5 भाग जो है वो खुद रखा और बाकी 1/5 भाग अपने सैनिकों में बांटा। और सुल्तान सिकंदर लोधी जो थे उन्होंने गड़े हुए खजानों में से कोई भी हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, कभी भी कोई हिस्सा नहीं लिया, तो ये भी याद रखने वाली बात है। फिर सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। अमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर या 100 गांवों के शासन को देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम के सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद और मुकद्दम होते थे। ग्राम का एक पटवारी होता था। सुल्तान की स्थायी सेना को राजखेल नामक नाम दिया गया था। राजखेल मंगोल सेना के वैज्ञान की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। फिर स्थानों के नाम दिए हैं, उनकी प्रसिद्धि के कारण दिए, जैसे सरस्वती। ठीक है, ये कौन, मतलब इनकी प्रसिद्धि मतलब क्यों थी, तो ये अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध थे। फिर है अन्हीवाड़ा, ये व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध थे ना ये स्थान। फिर सतगांव, ये रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध थे। आगरा नील उत्पादनों के लिए। बनारस सोने चांदी व जड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध थे, है ना। तो इस तरह से स्थानों के नाम है, उनकी प्रसिद्धियों के कारण दिए गए हैं। ये सब भी इम्पोर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट्स ले लो, या पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ, आपको पीडीएफ पे मिल जाएगी, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्व स्रोत होते थे, कुरान, हरदास, इज्मा एवं कयास। ये भी इम्पोर्टेंट है। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। ठीक है, इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी।
पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीन कर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। सल्तनतकालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। ठीक है, सल्तनतकालीन का जो मुख्य व्यवस्था था वो किस पे आधारित था? चांदी का टके पे और तांबे के दिरहम पर। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। सल्तनत काल में देवल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था ना, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट था देवल। फिर अगला है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाई के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम वंश, सलूब, तुलुब एवं अराविडु वंश। फिर है बुक्का प्रथम। ये बुक्का वन ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासन काल में आया। इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, फिर ये संगम वंश के प्रमुख शासक दिए हुए हैं, उनका कार्यकाल दिया हुआ है, कब से कब तक उन्होंने अपना जो भी गद्दी पर बैठा है ना या प्रशासन संभाला, ये देख सकते हो। फिर अष्टदिग्गज में शामिल कवि है ना, कवियों के नाम दिए हुए, उनकी रचनाओं के नाम दिए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट्स ले लो। फिर है तेलुगु के 5 महाकाव्य है ना, ये सब 5 महाकाव्यों के नाम दिए, उनके रचनाकारों के नाम दिए हैं। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट से आप देख सकते हो। फिर है देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराज द्वितीय के अनुशासन काल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। शालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरा राजवंश सालू वंश की स्थापना की थी। फिर है तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, किसकी स्थापना किसने की थी, किस वंश की। फिर है आपका तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। फिर शालू तिम्बा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय ने शासन काल में पुर्तगाली यात्री डेमिगोस पायस विजयनगर आया था। फिर कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अलशनी पेद्दन सर्व प्रमुख था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। इसे तेलुगु कविता का पितामह व आंध्र कविता का पितामह की उपाधि प्राप्त थी। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त मल्याद एवं संस्कृत में जाम्बती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की। विजयनगर साम्राज्य में नंदीनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। नागलपुर नामक नए नगर हजारा राम एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने चिदम्बरम मंदिर, अंबारम में पार्वती का मंदिर एवं कांचीपुरम में बरदराज एवं एकम्बरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र
भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तंगड़ी तथा या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। ठीक है, विजयनगर के जो विरुद्ध राज्य थे, है ना, वो क्या क्या थे, विरुद्ध राज्यों के संघ में जो शामिल थे वो सारे राज्य क्या क्या थे, तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। फिर तलीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व रामराय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। तलीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम इस प्रकार था: प्रांत, कोट्टम या वलनाडु, नाडु, मेलाग्राम, फिर ऊर। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूशामंत थे जिन्हें राजा वेतन के लिए बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। फिर आयंगर व्यवस्था क्या थी, तो प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। वे अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकारी ने पूर्णतः लगान मुक्त व करमुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। फिर विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन थे, है ना, उनके मतलब यात्रियों के नाम दिए हैं, देश के नाम दिए हैं, उनका काल दिया हुआ है और शासक दिया है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। फिर है आपका कर्णिक नामक। आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भूराजस्व की दर उपज की 1/6 भाग था। विवाह कर वर या वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। फिर उम्बली क्या थी, तो गांव में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति। रक्त कोड़िए क्या थी, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था रक्त कोड़िए। कुट्टगी किसे कहा जाता था, तो ब्राह्मण, मंदिरों या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पे भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। ठीक है, तो ये सारे भी आ सकते हैं क्वेश्चन इससे। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही स्थानांतरित हो जाते थे, उन्हें कूदी कहा जाता था। और युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुष के लिए गंडप्रेद नामक पैर में धारण करने वाले कड़े को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। कृष्णदेव राय के संबंध में महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरीखाना कहा जाता था। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। फिर है विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्वग कहा जाता था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा विद्यमान थी। बाल विवाह सामान्य प्रथा थी। मंदिरों में रहने वाले स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दी जाता था। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप एवं 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण था। फिर आपका है तिरुपति मंदिर में कृष्णदेवराय एवं उनकी पत्नियां तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं। महानवमी का त्यौहार विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था। यह उत्सव देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित वाशव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। मधुरा विजयम बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना है।
कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार था। उसने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की। संत विधरण्य ने संगीत ग्रंथ संगीतसार की रचना की। वीणा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वाद्य था। विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती थी। इसे चित्रकला के विषय रामायण एवं महाभारत से लिए गए हैं। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई जो यक्षिणी शैली के नाम से जानी जाती है। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का 12 था। इसका वजन 52 ग्रेन था, जिससे विदेशी यात्रियों ने हुरून प्रदौस या पगोड़ा के रूप में उल्लेखित किया है। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप एवं फणम कहा जाता था। प्रताप 26 ग्रेन का तथा फणम 5.5 ग्रेन का होता था। चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में क्रूजेडो, दिनार, फ्लोरिन और डुकेट मुद्राएं प्रचलित थी। ठीक है, तो इन मुद्राओं के नाम भी याद रखने होंगे, इससे भी क्वेश्चंस उठ के आते हैं। तो आज इस वीडियो में यहीं तक एंड करते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में बहमनी राज्य ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और इससे हेल्प मिल रहा हो। और सारे प्लेलिस्ट मैंने बना रखे हैं, आप उसे चेक कर सकते हो। और उसे जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट और भी एस्पिरेंट्स को हेल्प मिल सके। ठीक है, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।